नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आरजेडी पर आरएलएसपी नेताओं का सीधा हमला हुआ है। भूदेव चौधरी को आरजेडी में शामिल कराने से आरएलएसपी नाराज है। आरएलएसपी प्रवक्ता धीरज कुशवाहा का बयान सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरजेडी का यही इतिहास रहा है, जो सहयोगी उनसे जुदा होते हैं उन्हें आरजेडी तोड़ती है। एनडीए के नेताओं ने भी इसे लेकर जोरदार हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त, आरजेडी के ऊपर बड़ा प्रहार करते हुए आरएलएसपी और आरएलएसपी प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि यही इतिहास आरजेडी का रहा है, जिसकी बानगी देखने को मिल रही है। एक एक करके आरएलएसपी के नेताओं की और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को तोड़कर अपने में शामिल कराने की कोशिश इस वक्त, जिसमें 2 लोग अब तक शामिल होते हुए आरजेडी में। मौसम है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आरजेडी का इतिहास रहा है कि जो भी सहयोगी दल उनके साथ रहता है उसको तोड़ने का काम करती है। महागठबंधन को संभाल रहे हैं, तब ना महागठबंधन का दायरा बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, वामपंथी पार्टियां आज तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल हुई। कल भी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत वीरेंद्र कुशवाहा कार्यकारी अध्यक्ष सब लोग आ गए, जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो निजी स्वार्थ के लिए कोई इधर से उधर कर रहा था, लेकिन पूरी पार्टी तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आ गई। हम पार्टी के भी सारे लोग आरजेडी के साथ आ गए। तो कौन कह रहा है कि महागठबंधन नहीं संभल रहा है? बिहार संभालने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव पहले तो परिवार भी नहीं संभाले, फिर पार्टी नहीं संभली, अब गठबंधन भी नहीं संभला। गठबंधन के भी कई नेता ये मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव में वो क्षमता नहीं है कि वो नेतृत्व कर पाए। अब जो भी हताशा और निराशा में है तेजस्वी यादव, तो अब उन दलों के छोटे और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये उनकी जो छिन्न मानसिकता है, इसको दिखाता है। तो देखिए, आरजेडी और आरएलएसपी में आखिर तल्खी क्यों है, इस तल्खी को समझने की भी जरूरत है। विधानसभा चुनाव में सीटों पर आरजेडी और आरएलएसपी में मतभेद सीधे नजर आता है। मतभेद के बाद तेजस्वी पर आरएलएसपी नेताओं का बयान, तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करने से आरएलएसपी ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। आरएलएसपी महागठबंधन के बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच कल आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी में शामिल हो गए और सहयोगी हमारे साथ अमित इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या यह माना जाए कि तेजस्वी या आरजेडी की तरफ से आरएलएसपी को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिस नेतृत्व क्षमता पर आप सवाल उठा रहे थे, उसी नेतृत्व में आपके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, या फिर कह लीजिए कि तमाम पार्टी के दूसरे जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे विवाह ये सटीक मैसेज आरजेडी के तरफ से देने की कवायद है और इसी की बानगी जो है वो कल देखने को मिली, जब आरजेडी में जो है आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है भूदेव चौधरी वो शामिल हुए और उनके साथ ही कई और नेता जो हैं आरएलएसपी की वो शामिल हो रहे हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं तल्खी जो है वो अब देखने को मिल रही है। जो आरएलएसपी है उनके तरफ से ये नाराजगी जाहिर की गई है। आरएलएसपी के नेताओं का कहना है कि आरजेडी का ये इतिहास रहा है, लेकिन आरजेडी का कहना है, आरजेडी की अपनी दलील है, उनका कहना है कि आरजेडी का चूंकि दायरा बढ़ रहा है, तेजस्वी का कद बढ़ रहा है और इसको देखते हुए लोग शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तल्खी है वो इस बात को बताती है कि आरजेडी में और आरएलएसपी के बीच मधुर संबंध हुआ करते थे। जो मशक्कत, जो कवायद आरएलएसपी को मनाने के लिए तेजस्वी की तरफ से की जानी चाहिए थी या आरजेडी पार्टी की तरफ से की जानी चाहिए थी, वहां पर ये तमाम चीजें, कोशिशें नजर नहीं आई। लेकिन जहां पर पार्टी को तोड़ने की बात है, जिसका आरोप आरएलएसपी लगा रही है, वो तो यहां साफ दिखता है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह की तस्वीर है और जो हालात देख रहे हैं उसको देख करके ये कहना उचित नहीं होगा कि आरजेडी को जो है सबसे बड़ी पार्टी थी, आरजेडी कह रही थी कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, हमारा दायित्व बनता है सभी को साथ में लेकर चलने का। आखिर उस दायित्व को क्यों भूल गए तेजस्वी यादव? क्यों नहीं उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? क्यों उसमें असफल साबित हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि जब महागठबंधन से आरएलएसपी अलग होना चाहती है, सबसे बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि आज उपेंद्र कुशवाहा जो है
वो पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और आगे की रणनीति को जो वो खुलासा भी करने वाले हैं। ये बात कहीं ना कहीं जो है आरजेडी को के कानों तक पहुंच चुकी थी और यही वजह है कि आरएलएसपी को कमजोर बनाने की जो कवायद है वो आरजेडी की तरफ से शुरू हुई। आरएलएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे नेता जो हैं, उन्हें तोड़ करके अपने दल में शामिल कराने की जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं पहला कदम जो है तेजस्वी यादव ने बढ़ाया है। जानकारी ये भी है कि और भी जो कई नेता हैं आरएलएसपी के दूसरे दल के, चाहे हम बात कांग्रेस की कर ले, सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस के भी कई नेता जो हैं वो आरजेडी के लगातार संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं लेकिन अमित, तब सवाल उठेगा ना कि कांग्रेस तो साथ में है, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस भी कभी भी अलग हो सकती है, जिसका ऐलान उसने किया था कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरह के बयान आए थे और उसके बाद जो आरजेडी का जो तेवर है वो नर्म पड़ा कि हम 58+1 सीट देंगे। कल ये शक्ति यादव ने कहा कि 2-4 सीट और बढ़ना होगा कांग्रेस को साथ में रखने के लिए, तो वो भी हम करेंगे। दरिया दिली कांग्रेस को भी दिखानी होगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये भाप चुकी है आरजेडी कि कांग्रेस भी जो है वो अलग हो सकती है, गठबंधन से राहें जुदा हो सकती है कांग्रेस की। और यही वजह है कि कांग्रेस के कई जो नेता साथ हैं नहीं उसे तोड़ दो, डोरा इस डालना फॉर्मूले जो है। पर इस वक्त आरजेडी काम कर रही है कि जो साथ नहीं है उसे तोड़ दो, उसे अपने उसके पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल कर लो, अपने आप को बढ़ाओ या फिर अपने आप को विस्तारित करो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम चर्चा के लिए और जानकारी के लिए। तो आज दोपहर 2 बजे कुशवाहा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। कोई गठबंधन कुशवाहा को नहीं दे रहा भाव, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, क्योंकि लगातार कुशवाहा की तरफ से कोशिश तो की जा रही है। बिहार चुनाव में बीएसपी से आरएलएसपी का गठबंधन, ये बड़ी खबर इस वक्त। उपेंद्र कुशवाहा आज कर सकते हैं इस गठबंधन का ऐलान, क्योंकि दूसरी तमाम पार्टियों के साथ उनकी बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। दिल्ली में मायावती और कुशवाहा की मुलाकात हो सकती है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज पटना आएगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ये बैठक इस वक्त होने वाली है। पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी। 30 सितंबर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्वाचन आयोग की टीम इन तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक करती हुई नजर आएगी। 26 जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक होने वाली है। कोरोना संक्रमण के बीच नेताओं की टोली सार्वजनिक जगहों की ओर, चाहे वो गांव हो या फिर मोहल्ले में हो, जाकर जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं। चुनाव में पार्टी की ओर से टिकट कंफर्म मानकर चलने वाले नेताओं ने जनसंपर्क अभियान अब तेज कर दिया है। मतदाताओं के घर घर जाकर किए जा रहे जनसंवाद का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। कोरोना संक्रमण काल में बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ बदली तस्वीर होगी। ना तो कुछ पहले जैसी सभाएं बड़ी हो गई, और उसकी बानगी देखिए, ये कुडनी विधानसभा क्षेत्र में जो ये सभा हो रही है, बीजेपी के द्वारा ये जनसंवाद कार्यक्रम है, और इस प्रकार की छोटी छोटी सभाएं आयोजित की जाएगी इस कोरोना संक्रमण काल में। जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं देवेश कुमार, वो संबोधित कर रहे हैं लोगों को। जो संख्या है तकरीबन 70 से 80 लोगों की संख्या है। ये पंचायत स्तर पे जनसंवाद कार्यक्रम है, और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की झलकियां देखने को मिलेगी। क्योंकि कोरोना संक्रमण है, चुनाव आयोग के गाइडलाइंस हैं, और जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है उनको भी जो गाइडलाइंस राजनीतिक दलों को दिया गया है, उसके मुताबिक इसी प्रकार डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो हाइजीनिंग है वो मेंटेन करना है, और छोटी छोटी सभाएं देखने को मिलेगी। इस सभा में खुद नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं, कुडनी के विधायक केदार गुप्ता हैं जो यहाँ के विधायक हैं, और ये सभा हो रही है। तो इसी प्रकार की छोटी छोटी सभा आने वाले दिनों में मिलेगी। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार के साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनके द्वारा किया गया काम है, उसको पहुंचाने की लोगों तक कोशिश है। लेकिन इस तरह की छोटी सभाएं ही आपको देखने को मिलेगी। बड़ी सभाओं पर जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। तो इसी प्रकार वर्चुअल माध्यम से, सोशल और डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश होगी, और जो मेन टू मेन कनेक्टिविटी होगी, इसी प्रकार छोटे कार्यक्रमों में कम संख्या में वोटरों के बीच नेता जाएंगे और अपनी बात पहुंचाकर अपने पक्ष में वोट मांगने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18, कुडनी, मुजफ्फरपुर। वहीं बड़ी खबर छपरा से, जहां मशरक में शराब माफिया ने थाना प्रभारी रत्नेश कुमार वर्मा की ट्रक से कुचलकर जान लेने की कोशिश की। शराब माफियाओं के हमले में रत्नेश कुमार वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। अवैध शराब की बड़ी डील की सूचना मिलने के बाद अपने दलबल के साथ रत्नेश कुमार वर्मा
SH 73 पर गश्ती करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान जब उन्होंने जांच के लिए एक ट्रक को रोकने की कोशिश की गई तो ट्रक ड्राइवर ने पुलिस की गाड़ी को ही जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें रत्नेश कुमार वर्मा ट्रक के साथ करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए गए। जिस ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को कुचलकर भागने की कोशिश की, उसमें मवेशियों का चारा लादा गया था, लेकिन इस चारे के अंदर शराब की बड़ी खेप छिपाकर लाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस शराब माफिया के खिलाफ अभियान लगातार चला रही है। और इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब माफिया आखिर इतने बेखौफ कैसे और क्यों है। शराबबंदी कानून का क्या जरा भी खौफ इन माफियाओं के अंदर नहीं रह गया है? बिहार में कौन शराब की तस्करी धड़ल्ले से और बेधड़क कर रहा है? पुलिस से भी आखिर ये शराब माफिया डरते क्यों नहीं है? शराब माफिया पर अब तक नकेल क्यों नहीं कसी जा सकी? आखिर शराब माफियाओं का गठजोड़ टूट क्यों नहीं रहा है? अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां एक बार फिर से शहर के सबसे रिहायशी इलाके काशीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के पास दरवाजे पर बैठे समस्तीपुर मंडल कारा में तैनात बिहार पुलिस के महिला कांस्टेबल के पुत्र को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रिंकू चौधरी रात करीब 10 बजे अपने गांव सराय रंजन थाना इलाके के अख्तियारपुर से समस्तीपुर के काशीपुर स्थित अपने आवास पर पहुंचे थे और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की वारदात के दौरान रिंकू चौधरी को करीब 15 से ज्यादा गोलियां लगी, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि परिजन आनंद फानन में उन्हें स्थानीय निजी क्लिनिक लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रिंकू को मृत घोषित कर दिया। रिंकू चौधरी ठेकेदारी का काम करते थे। हत्या के पीछे अभी तक साफ क्या वजह रही इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ठेकेदारी की अदावत में ही इस घटना को अंजाम दिया गया। गोलियां चली है, उसमें रिंकू चौधरी को टारगेट करके चलाया गया था। वो कुर्सी पर बैठे हुए थे घर के बरामदे में। इसी अवस्था में उन पर कई गोलियां चली, जिनसे उसके लगने से मृत्यु हुई है। खबर गोपालगंज से, जहां बेखौफ बदमाशों ने दैनिक अखबार के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता राजन पांडे को दिन दहाड़े गोली मार दी है। घटना माझागढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार की है। बताया जा रहा है कि पत्रकार राजन पांडे अपने घर से सुबह टहलने के लिए जा रहे थे और तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई। गोली लगने के बाद राजन पांडे वहीं गिर जाते हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से गोपालगंज सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद राजन पांडे को गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि गोली मारने वाले अपराधियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस टीम को अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल लगाया गया है। राजकुमार सिंह टोला, बस ये सब। पांडे जी एक दैनिक समाचार के खबर के पत्रकार हैं। वो अपने घर से माझा बाजार में समाचार के लिए निकले हुए थे। बीच में पुरानी बाजार जैसे पार किए तो कुछ अपराधियों ने उनको पीछे से गोली चला दिया। उनकी स्थिति को नाजुक देखते हुए हम लोग उनको लेकर के पीएससी माझा पहुंचे। वहां से नाजुक स्थिति को देखते हुए वहां के डॉक्टर ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुंबई में बिहार के कलाकार की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से, जहां पर बिहार के कलाकार की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे अक्षत उत्कर्ष। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतक के मामा रंजू सिंह का बयान इस वक्त सामने है। रविवार रात 9 बजे पिता से उनकी बातचीत हुई। देर रात मिली मौत की सूचना, जिससे कि अब अंदेशा हत्या का जाहिर कर रहे हैं परिजन। मामा ने मुंबई पुलिस पर असहयोग करने का आरोप भी लगाया है। और सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया मुजफ्फरपुर से। सुधीर, परिजनों को किस बात की आशंका है? क्या जानकारी परिजनों की तरफ से इस वक्त सामने है? जो मेरी उनके मामा रंजू सिंह से बात हुई है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये मामला हत्या का है। चूंकि उन्होंने कहा है कि रविवार की रात को उसके अक्षत की बात हुई थी पिताजी से, जब उसने अपने एक सीरियल कृष्णा सीरियल देखने की बात अपने पिताजी से डिस्कस किया था। और ये घटना करीब 8:45 की है और देर रात 11:30 बजे के बाद उनके मौत की सूचना मिली। ये पहली बात। दूसरी बात, जब परिजन मुंबई पहुंचे तो मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास FIR की कॉपी तक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो कॉपी उन्हें दी गई या फिर चालान वगैरह दिया गया है, डेड बॉडी चालान, तो वह मराठी भाषा में है, जिसे ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
तो ये कोडिंग डिकोडिंग का मसला बना। इन्होंने कहा कि मुंबई में उन्होंने एक मित्र को दिया है कि जरा वह समझ के बताए, पढ़ के बताए कि ये क्या है। तो बहुत सारी चीजें अंधेरे में है। इस अंधेरे की वजह से आशंका और गहराती जा रही है कि आखिर किस परिस्थिति में अक्षत उत्कर्ष की मौत हुई। परिजन सीधे सीधे हत्या का आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके का माहौल बिहारी कलाकारों के बारे में मुंबई में है, उसकी वजह से और भी उस हत्या को बल मिल रहा है। तो अब आगे की छानबीन में विशेष बातें पता चल पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। सीतामढ़ी की खबर, जहां पर रीगा चीनी मिल से तकरीबन 5 महीने पहले निकाले गए 600 कर्मियों की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। काम से निकाले गए चीनी मिल के कर्मियों के सामने भोजन और इलाज की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। अब तक 1 महीने का बकाया सैलरी और दूसरे मद के पैसे भी चीनी मिल से निकाले गए इन कर्मचारियों को नहीं दिए गए। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल ने तकरीबन 5 महीने पहले अपने 600 कर्मियों को नो वर्क नो सैलरी के आधार पर मिल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मिल ने अपनी आर्थिक बदहाली को इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि कर्मियों को सैलरी देने में वो सक्षम नहीं है, जिसके कारण इन सभी को 2 महीने के लिए काम से निकाला जा रहा है। लेकिन ये अवधि अब बढ़कर 5 महीने से ज्यादा हो गई है और इस वजह से मिल से निकाले गए कर्मियों को अब जो कर्मी है उनका सब्र का बांध टूट चुका है। मिल प्रबंधन अब तक इस बात को लेकर भी अपनी रजामंदी नहीं दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में गन्ने की पेराई होगी या नहीं होगी। पहले सुनते थे जो हिटलर का शासन, मुसोलिनी का सुनते थे, वही शासन लग रहा है। मोनोपोली है। टोटल जो बेच बोर्ड के मजदूर है उसको गेट से बाहर कर दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट में फैक्ट्री चलाया जा रहा है। आप लोग का कैसे जिंदगी का गुजर बसर हो रहा है? कर्जा कार के चला रहा है। कुछ मजदूर तो पैसा के अभाव में, दवा के अभाव में, कॉलोनी में एक दिनेश ठाकुर का था जो पैसा के अभाव में उसका देहांत हो गया। बेरोजगार हो गए हैं। दूसरा तो कितनी परेशानी होती है? रोजी रोटी कैसे चल रहा है? रोजी रोटी में बड़ी मुशक्कत से हम लोग चल रहे हैं, बड़ी दिक्कत से। और चलिए